मित्रों नमस्कार। आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, एक दो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप ज्योतिष के योगों के बारे में बात करते, कुंडली के बारे में बात करते, तो आप हमें लाइव कुंडली का विश्लेषण करके क्यों नहीं बताते। तो लीजिए, आज मैं आपको एक बेहद ही जाने माने और ऐसे व्यक्ति की कुंडली के बारे में आपसे चर्चा करूँगा और एक सीरीज़ लेकर आएंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी कुंडलियाँ मैं आपको विश्लेषण करके धीरे धीरे बताऊंगा कि वो कौन से योग थे जो ये दुनिया से बिल्कुल हटके थे, और वो कौन से योग थे जो इन्होंने इस योग के माध्यम से पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो और कोई नहीं, मैं ऐसे एक बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति जो अभी हम जिनके लेक्चर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे सामने बोल रहे हैं, या फिर कोई भी विषय पर बोलते थे तो हमें लगता है कि उस विषय का सर्जन ही उन्होंने किया है। वो और कोई नहीं, आचार्य ओशो रजनीश, जो एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी इंसान थे और इतने गूढ़ ज्ञान उनके पास था कि जिसकी दुनिया और हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। 11 दिसंबर को 1931 में उनका जन्म हुआ एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में, और उस छोटे से गांव में से बाहर आकर पूरी दुनिया में अपना नाम जिन्होंने बनाया, जो अभी हम काफ़ी जिन्हें सब याद करते हैं हम लोग अभी तक, क्योंकि हालांकि उनकी डेथ तो मेरे ख्याल से 1989 में हुई, मगर फिर भी आज इतने 30-32 साल के बाद भी हम जिन्हें याद करते हैं, ओशो रजनीश, जिनकी कुंडली के बारे में 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपके सामने जो भी चार्ट है, कुंडली बनी हुई है, वो ओशो रजनीश जी की कुंडली है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर यानी कि ये वृषभ लगन है, जिसे टाउरस एसेंडेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। ये दूसरे और छठवें भाव के लॉर्ड है और वो है अष्टम भाव में। वैसे अष्टम भाव में 5 ग्रह है, आप देख सकते हैं। उसका धीरे धीरे करके बताता हूँ। जो ज्योतिष के बिगिनर है, जो सीख रहे हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। और थोड़ी सी जो किताबी ज्ञान नहीं है उसके ऊपर मैं एक योग आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको पहले इसके ऊपर से सब थोड़े से पॉइंट बता दूं, फिर वो बताऊंगा। लग्नेश है अष्टम भाव में, तो ये लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ये अच्छा योग नहीं है, अवयोग है। मगर ये 5 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए, इसीलिए इसका कैलकुलेशन पूरा अलग हो जाता है। जैसे 3 ग्रह हो तो ये बुरा फल देंगे, मगर 3 से अधिक ग्रह हो जाए, जैसे 4-5 हो, तो ये अमूमन बुरा फल नहीं देते। क्योंकि 5 ग्रह इकट्ठे बैठ जाए तो एक संन्यास योग बनता है, जिसे ज्योतिष की लैंग्वेज में प्रव्रज्या योग बोलते हैं या प्रव्रज्र योग बोलते हैं। तो लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट इज प्लेस्ड इन 8th हाउस। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, तो वाणी के भाव के लॉर्ड बुध बनते हैं, वो भी है अष्टम भाव में। फिर तीसरे भाव के लॉर्ड है जो चंद्रमा, वो भी अष्टम भाव में है। और यहाँ पर हम देखें तो बृहस्पति गुरु उच्च के होकर बैठे हैं और चंद्र और गुरु आपस में राशि परिवर्तन योग बना रहे, क्योंकि 9 नंबर में चंद्र है और 4 नंबर में बृहस्पति है। और वैसे यहाँ से देखें तो ये अष्टम भाव है और ये अष्टम से अष्टम है, तो यहाँ पर अष्टमात अष्टम नाम का योग बनता है। वो बेहद ही खतरनाक योग है, जिसमें जातक की आयु को हानि होती है। ऐसा जातक जी नहीं पाता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ था, महात्मा ओशो जी के साथ भी 3 बार, ये 1-2 बार इनका एक्सीडेंट होने हुआ। फिर ये इनको किसी ने पॉइज़न दिया था। वो पॉइज़न कैसे दिया था, किन योग, कौन से योग थे, वो बताता हूँ धीरे धीरे करके। पहले बात कर लेते हैं हम सब भाव की। तो यहाँ पर बृहस्पति बैठे, उच्च के गुरु है, इसीलिए इनकी वाणी तो अच्छी होगी। वैसे वाणी के कारक बुद्ध होते हैं, मगर सोचने की शक्ति और जो स्पिरिचुअलिटी में जो सोच सकते हैं वो गुरु है, तो वो उच्च राशि के बैठे हुए। फिर चौथे भाव के लॉर्ड सूर्य है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ पर एक देखें तो पार्श्विक दोष भी बनता है, जो केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह ना हो, मगर सूर्य एक शुभ ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह है। और फिर बात करते हैं 5वें भाव की। तो 5वें भाव में केतु बैठे हुए, जो बुद्धि का भाव है। वहाँ पर केतु अमूमन संतान उत्पत्ति करने में
वो अड़चने पैदा करते हैं, मगर बहुत ही रहस्यात्मक ज्ञान देते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी में मान लीजिए केतु से संबंधित जो ज्ञान होते हैं वो तंत्र मंत्र से संबंधित भी होते हैं, और कहीं ऐसी उसमें फिर अलग अलग है। केतु के पास जो होते हैं वो अलग ज्ञान होता है तंत्र मंत्र का, और राहु के पास अलग ज्ञान होता है। तो राहु अपनी 7वीं दृष्टि इस भाव पर डाल रहे हैं, तो ज्ञान भाव पर राहु की दृष्टि है और केतु बैठे हुए हैं। फिर 6ठे भाव के लॉर्ड है यहाँ पर शुक्रदेव, मैंने बताया लग्नेश और 6ठे भाव के, वो अष्टम भाव में है। और फिर जो यहाँ पर सप्तम भाव है, वैसे सप्तम भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक का लग्न जीवन बेकार होता है। इनका तो था ही नहीं, मगर नॉर्मल लोगों की बात करें तो सूर्य बैठा हो तो उनका वैसे ब्लास्ट होती है, उनकी मैरिज लाइफ, झगड़े और कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। हाँ, अब मेन पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ग्रह बैठे हुए। अब जो नए नए ज्योतिष का सीखते हैं वो बेचारे 5 ग्रह देखकर डर जाते हैं कि कैसे प्रिडिक्शन करें, क्योंकि एक साथ इतने 5 ग्रह कंजक्ट हो तो चंद्र मंगल का एक महालक्ष्मी योग बनता है, फिर चंद्र शनि का विष योग बनता है, फिर शुक्र बुध दोनों का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बन रहा है। वैसे अष्टम भाव जो होता है वो हमारी वैसे ये त्रिक भाव है, दूस्थान माना जाता है, ये अच्छा भाव नहीं माना जाता, मगर 5 ग्रह है तो डैमेज नहीं करते उतना, बल्कि बहुत ही अलग अलग विषयों का ज्ञान देते हैं। जैसे अलग अलग 5 ग्रह से संबंधित जितने भी विषय हैं उनका इनके पास ज्ञान था। जैसे शनि है तो शनि भी आध्यात्मिक उन्नति वैराग्यता का कारक होता है। शुक्र है तो हम सब जानते हैं कि ये जो काम वासना पे, काम पर जो बोलते थे, सेक्स पर, इतना अच्छा एजुकेशन हमें कोई दे नहीं सकता, वो इतना बेबाकी से विषय पर बोल सकते थे। अष्टम भाव में शुक्र है, बुध है, तो ये 5 ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पर है, और ये वाणी का भाव है, ये बुद्धि का भाव है, ये वाणी का भाव है। तो 5 ग्रह एक साथ देखते हैं इस भाव को, तो वाणी इनकी बड़ी तीक्ष्ण होती है ऐसे लोगों की, कहीं पर भी बेबाकी से बोल सकते हैं। फिर 9वें भाव के लॉर्ड बनते हैं शनि, और वो भी अष्टम भाव में। वैसे 9वां भाव भी धर्म का होता है, हमारा भाग्य भाव होता है, वो अष्टम भाव में है शनिदेव, तो वैराग्य वाले तो ये थे ही। फिर 10th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं शनि, और ये वो भी अष्टम भाव में है। फिर यहाँ पर मैंने बताया राहु जो है वो काफ़ी 11th हाउस में, वैसे राशि अच्छी नहीं है मगर वो भी धन संपत्ति काफ़ी देते इस भाव में। और ये 12वें भाव का जो लॉर्ड है यहाँ पर 1 नंबर है, वो भी अष्टम भाव में है। तो 6, 8, 12 के लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में अगर जाते हैं तो ऐसे इंसान विदेश यात्रा बहुत करता है। टूर जो होते हैं फॉरेन के, वो ऐसे जातक को मैंने अमूमन करते हुए देखा है, जैसे मल्टी कंट्रीज़ घूमते हैं वैसे। तो अब शनि और चंद्रमा एक साथ है अष्टम भाव में, तो तंत्र मंत्र का इनके पास ज्ञान होगा, इन पर तंत्र प्रयोग काफ़ी हुए भी होंगे और बचाव भी इनका हुआ होगा, क्योंकि इसमें मंगल और शनि की युति है। देखिए, मंगल और शनि वैसे तो पक्के शत्रु हैं, मगर इनकी एक साथ युति हो तो ये एक प्रकृति जब प्रताड़ित करती है तो ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, अपने आप को एक पुनर्रचना खुद की करते हैं शरीर की और फिर से खड़े होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है शनि और मंगल की युति। तो ऐसे ये सब किताबों में नहीं होता, ये सब जो हमारे अनुभव होते हैं उनसे हम ये सब ढूंढते हैं। तो मैंने बताया फिर शनि और चंद्रमा की युति है अष्टम भाव में, तो पॉइज़न भी दिया जाता है ऐसे जातकों को, और इनको दिया भी था। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, वैसे ये सफिशिएंट नो डाउट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सफिशिएंट तो अगर मैं बात करूँ तो नौमांश कुंडली भी इनकी हम देखेंगे दूसरे एपिसोड में, और फिर अष्टक वर्ग है, और धीरे धीरे करके षोडश वर्ग कुंडलियों में से 2-4 जो बड़ी बड़ी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसकी गहराइयों तक जाएंगे हम। देखिए, इनका व्यक्तित्व नापना तोलना हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन ज्योतिष का थोड़ा सा जिक्र हुआ 1-2 लोगों के द्वारा, तो मैंने बताया। वैसे इनके बारे में
इतना 10 मिनट में कुछ हम कह नहीं सकते। ये तो इतने बड़े महात्मा जैसे थे, इतने बड़े योगी थे, ज्ञानी ध्यानी थे। तो थोड़ा सा मैंने बताया, वीडियो को आप दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दे और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।